हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जाकिर हुसैन। आज मैं आपको ट्रांसलेशन की वीडियो नंबर 2, ट्रांसलेशन पार्ट 2 मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पार्ट नंबर 1, ट्रांसलेशन के पार्ट नंबर 1 में पहला रूल बताया था, रूल नंबर 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है जिसका आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है, उसके आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की पहचान करनी है। तो हमने जैसे ही इस सेंटेंस पर पहला रूल लगाया तो ये हमारे सामने निकल के आए कि इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट, ये प्रपोजिशन, ये सब्जेक्ट, ये एडवर्ब और ये मेन वर्ब। देखिए, मैं आपको दो बातें क्लियर कर देता हूं कि ये ट्रांसलेशन के रूल्स जो हैं वे आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये रूल्स मैंने मेरे 15 वर्षों के अनुभव के माध्यम से बनाए हैं और हजारों बच्चों को इस तरीके से मैंने ट्रांसलेशन सिखा दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप भी सीख जाएंगे। तो इनको आप ग्रामर के किसी नियम से नहीं जोड़ें, क्योंकि इन पर ग्रामर का अगर नियम हम लगाएंगे तो ये राजस्थान जो लिख रहा है ये ऑब्जेक्ट की बजाय हो सकता है कुछ और ही निकले, लेकिन अभी हम इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है, हमें ट्रांसलेशन सीखना है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो उस समय मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि ये क्या है एक्चुअल में। देखिए, अभी आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसको एक बार हम चलना सिखाते हैं, कई बार हम उसके लिए कोई साइकिल वगैरह कोई ऐसे उपकरण के माध्यम से उसको जैसे हम चलना सिखा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर उसी उपकरण के माध्यम से चलता रहेगा, वो एक बार चलना सीख जाए। ऐसे ही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि एक बार आप इस तरीके से ट्रांसलेशन करना अगर सीख गए तो उसके बाद आपको इन नियम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ये रूल्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप अपने आप किसी भी सेंटेंस का आप जो है वो ट्रांसलेशन कर देंगे। तो अभी शुरुआत के लिए आपको इन नियमों को पालन करना है और बाद में इन नियमों को भूल जाना। जब आप एक बार सीख जाएं तो फिर इन नियमों को आप भूल सकते हैं, क्योंकि इनका ग्रामर के दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ये मैंने बच्चों को, ये मेरी तरफ से एक नया प्रयोग है जो मैंने बच्चों पे किया है, अब तक सफल रहा है, हजारों बच्चों पे किया है। तो उसी श्रेणी में मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। तो इसको इसी तरीके से आपको देखना है कि हमारा एक ही टारगेट है कि हमें सीखना है ट्रांसलेशन, अनुवाद, बस, और कुछ नहीं सीखना कि ये ऑब्जेक्ट है क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ कोई दिमाग नहीं लगाना है। अभी हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन पर रहेगा। तो आप इन नियमों को ऐसे ही सीखिए अभी, और एक बार जब आप ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे तो उसके बाद आप इन नियमों को भूल जाना, आप अपने आप वैसे ही सेंटेंस को देखेंगे और आप उसका ट्रांसलेट कर देंगे बहुत आसानी से। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा नियम, पहला नियम हमने ये लगाया तो ये हमारे सामने, ये हमने इस तरीके से नामांकित कर लिया। अब दूसरा नियम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस की पहचान करना, कि जो वाक्य दिया हुआ है, ये वाक्य जैसे दिया हुआ है, इसका हमें ट्रांसलेशन करना है तो ये वाक्य कौन से प्रकार का है। अगर हम ग्रामर की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रामर की दृष्टि से वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव, जिसे हम साधारण कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, और दूसरा नेगेटिव। एक होता है इंटरोगेटिव, जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। तीसरा होता है इंपेरेटिव, जिसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छार्थक वाक्य, और 5वां होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। अभी इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, अभी हमें इधर देखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। तो हमें पहले हम इन ऐसे 4 प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन सीखेंगे, जिनमें पहला होगा सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तीसरा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो यहां तक हम पहुंचे। अब हमें देखना है कि इन 4 में से ये सेंटेंस कौन सा है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें न प्रश्न पूछा गया हो, न किसी चीज के लिए मना किया गया हो, जिसमें ना या नहीं दिया हो, वो वाक्य साधारण वाक्य होता है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें मना किया गया हो,
जिसमें ना या नहीं हो या कोई नकारात्मक सूचक वर्ड दिया हुआ हो, शब्द दिया हुआ हो, तो वो वाक्य आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसके द्वारा प्रश्न पूछा गया हो, जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ हो, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। अगला चौथा प्रकार का वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा गया हो और साथ में ना या नहीं भी या कोई नकारात्मक शब्द भी दिया गया हो, तो वो वाक्य आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो हमें देखना है कि जिस वाक्य का हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, देखिए पहले हम सिंपल बातें सीख रहे हैं केवल, उसके बाद उधर पहुंचेंगे। पहले कम पानी में तैरना सीखते हैं, उसके बाद गहरे पानी में जाते हैं। तो इसी तरीके से आप इनको भी समझिए। तो पहले हम बहुत साधारण बातें बहुत साधारण तरीके से सीख रहे हैं, उसके बाद जब हम सीख जाएंगे एक बार, तो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही मैं आपको ये वीडियो भी आगे पार्ट में आपको बताता रहूंगा। तो हमने इन चार में से इस सेंटेंस को देखा कि ये सेंटेंस कौन से प्रकार का है। तो आप जरा देखिए 1 सेकंड कि आपको मालूम हो जाएगा इन चार में से ये सेंटेंस कौन से प्रकार का है। तो आपने देख लिया, इसमें ना तो ना है या नहीं है, इसमें प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, इसके अंत में पूर्ण वाक्य पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। तो अब हमें यहाँ पे एक बात जो सीखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, वो ये 4 प्रकार के जो हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं, इन 4 प्रकार के वाक्यों की हमें स्ट्रक्चर सीखनी है। तो मैं आपको इधर बता देता हूं। सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये होती है। कोई भी सिंपल सेंटेंस दिया हुआ हो उसकी ये स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर जो है वो इससे बनती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। अब वर्ब जो है वो 2 प्रकार की एक वाक्य में हो सकती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, उसमें मैन वर्ब तो होगी, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है। मैन वर्ब तो अवश्य रूप से होगी। तो ये हमारी स्ट्रक्चर बन के आई। अब ये आगे जो 3 प्रकार के और वाक्य दिए हुए हैं, उन सब के स्ट्रक्चर हम इसी स्ट्रक्चर से बनाना सीखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का होना आवश्यक नहीं है। और कहीं हेल्पिंग वर्ब होगी, कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ये बात जब हम टेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अभी आपको यहाँ कुछ नहीं सीखना, केवल आपको ये स्ट्रक्चर याद करनी है कि सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये होती है, जिसको हमने आगे थोड़ा सा विस्तार करके लिख दिया। सब्जेक्ट वर्ब 2 प्रकार की हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कुछ अदर भी उसमें हो सकता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सिंपल सेंटेंस का। हमें यहां से केवल ये सीखना है। दूसरा हम नेगेटिव सेंटेंस अब इसी से बनाएंगे। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी से बना देंगे। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये जो रचना सूत्र लिखा हुआ है, इसमें सारे पार्ट्स जो हैं, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, ये सब अपने स्थान पर रहते हैं। अगर स्थान परिवर्तन होता है तो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का होता है, बाकी किसी का नहीं होता। तो ये अपने दिमाग में एक बार फिक्स कर लीजिए कि प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट जहां लिख रहा है वहीं रहेगा, जिसमें यहाँ जैसे यहाँ इसमें लिखा हुआ है तो अन्य में भी यही होगा। मैन वर्ब यहाँ लिख रहे यही होगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद अदर होगा। अगर कोई चेंज करेगा अपना स्थान तो वो करेगा हेल्पिंग वर्ब। तो कैसे करेगा वो हम देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर इससे कैसे बनती है। तो इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट जहां है वहीं हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दिया, उसके बाद जैसा लिख रहा है सेम वैसा को वैसा ही लिखा जाएगा और इसके अंत में भी फुल स्टॉप आएगा। देखो इसको हम एक बहुत आसान सी बात है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि ये 2 पड़ोसी हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, दोनों में झगड़ा हुआ, पंचायत बुलाई गई, पंचायत के लोगों ने फैसला दिया कि तुम दोनों में झगड़ा होता है, बीच में आप एक और नया घर बसा लो। तो इन लोगों ने एक नया घर बसा लिया अपने बीच में, जिस घर का नाम है नॉट। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का वो बन गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। जैसे यहाँ था सेम ऐसे ही यहाँ।
अब इसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, दूसरे ऐसे वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो दोनों स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। सी तो देखिए इसमें इसी से बनाते हैं, इसी से बनाना है। तो करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को यहां से यहां ले आना है। तो हेल्पिंग वर्ब जब यहां से यहां आ गया तो देखिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या बनेगी। हेल्पिंग वर्ब बाकी सब अपनी जगह पे है, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का रचना सूत्र, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। तो ये किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। अगर ये WH वर्ड से शुरू होगा तो इसमें हम WH वर्ड को प्रारंभ में जोड़ देंगे, तो ये WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये हमने बेसिकली बनाया यहीं से। हमने क्या किया एक बार और सुन लीजिए, हेल्पिंग वर्ब को यहां से यहां मूव कर दिया, तो अब ये स्ट्रक्चर बन गई। हेल्पिंग वर्ब यहां आ गया तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर। अब इसी तरीके से हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव का बनाना है। इसको हमें इससे बना सकते हैं, इस वाले से। देखिए बहुत आसान है, हेल्पिंग वर्ब को यहां से यहां ले आइए, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो अपने आप आपके सामने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बाकी सब अपनी जगह, मैन वर्ब स्थान केवल हेल्पिंग वर्ब ने चेंज किया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब ये भी दो प्रकार से बन सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। अगर WH वर्ड जोड़ना है तो उसको इससे पहले यहां पर लिख देंगे। तो अब ये हमारे सामने चार स्ट्रक्चर आ गई, ये सिंपल सेंटेंस की, ये इंटरोगेट नेगेटिव सेंटेंस की, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। अब हमें इस स्ट्रक्चर के अनुसार ये जो वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य के पार्ट्स को व्यवस्थित करना है। तो हम करते हैं, देखिए क्योंकि हमारा ये वाक्य सिंपल सेंटेंस है तो ये जो पार्ट्स हैं उनको इसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। तो साक्षरता दर, तो एडजस्ट किया, इसको कहते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ था, हमने लिख दिया सब्जेक्ट लिटरेसी रेट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और मैन वर्ब क्या आएगी, इसको हमें ऐसे कैसे लिख देना है, ये हम अगले स्टेप में सीखेंगे। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है राजस्थान, राजस्थान, ये लिख दिया राजस्थान। उसके बाद लिख रहा है अदर। इस एडवर्ब को हम अदर भी मान सकते हैं, तो हमने इसको अदर में लिख दिया कंटिन्यूअसली या रेगुलरली, ये लिख दिया और ये हमारा सेंटेंस बन गया। इतना बन गया। अभी इसमें दो पार्ट बचे, और वो क्या बचे, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। ये हम अगले स्टेप में सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब जो है वो दोनों किसी सेंटेंस में उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार और वो वाक्य कौन से टेंस में है उस टेंस के अनुसार प्रयोग की जाती हैं। तो यहां तक हमारा सेंटेंस बन गया। अगर हम एक्चुअल में देखें कि क्लासों में बच्चों को जो टेंस पढ़ाए जाते हैं, तो टेंस पढ़ाते समय बच्चों को केवल हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब पढ़ाई जाती है, जबकि सेंटेंस के पार्ट्स तो बहुत सारे हैं। अभी देखिए ये भी रह गया, ये भी रह गया, इन पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको भी केवल मेन पार्ट्स पे ध्यान देना है जो हमने पहले नियम में पढ़े थे कि सब्जेक्ट कहाँ लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाएगा, मैन वर्ब कहाँ लिखी जाएगी, केवल इन पे ध्यान देना है। अदर और इनको लिखना आपको अगले स्टेप में बता दिया जाएगा। तो यहां तक हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब हमारे सेंटेंस में कमी रह गई हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की, और ये प्रपोजिशन और एडवर्ब तो हमने लिख ही दिया अदर में, इसको अदर मान के हमने यहां पर लिख दिया। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने रूल नंबर 3 पर, और रूल नंबर 3 है टेंस की पहचान।
करना जो वाक्य दिया हुआ है उसमें हमें टेंस की पहचान करनी है। इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में एक टेबल बताऊंगा जिसमें मैं आपको सारे टेंसों की एक टेबल बनवाऊंगा, और उसके लिए ये जो स्ट्रक्चर सूत्र जो लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अभी आप याद कर लेंगे और इस तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया बहुत आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं।